Hello bachcho, how are you? Myself Tarun Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today we are going to discuss our new topic of chapter number 10 wave optics, and the topic is validity of ray optics. रे ऑप्टिक्स कब तक वैलिड है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। बच्चों, हमने हमारे चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स में लाइट को वेव नेचर कंसिडर किया, बिकॉज हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न में हमने डिफ्रैक्शन देखा। तो डिफ्रैक्शन में हमने ऐसा देखा कि लाइट जब कोई नैरो स्लिट से या तो कोई नैरो ओपनिंग से या तो कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट के साथ स्ट्राइक होती है तो वो अपने एक्चुअल पार्ट से क्या करती है, बैंड करती है। दैट मीन्स कि अगर लाइट पार्टिकल नेचर कंसीडर करें अगर हम लाइट को, तो लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है और जितना अगर हम एरिया पे लाइट पड़ती है इतना एरिया क्या करता है, इल्यूमिनेट करता है। बट बच्चों, डिफ्रैक्शन पैटर्न में हमने देखा कि लाइट जब नैरो स्लिट से या तो नैरो ओपनिंग से स्ट्राइक करती है तो एट द अराउंड द कॉर्नर ऑफ स्लिट्स या तो नैरो ओपनिंग वो अपने एक्चुअल पार्ट से क्या करती है, डिफ्रैक्ट होती है और हमें स्क्रीन पे कुछ डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई पड़ती है। दैट मीन्स लाइट सिर्फ वो ही पोर्शन को इल्यूमिनेट कर सकती थी जहाँ पे लाइट पड़ती थी, बट बाय द डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें सब स्क्रीन पे बीच में सेंटर पे एक ब्राइट फ्रिंज मिली, उसके बगल में हमें फर्स्ट ऑन आइडर साइड ऑफ सेंटर मैक्सिमा हमें फर्स्ट डार्क मिली और उसके बगल में हमें फर्स्ट दैट इज सेकेंडरी ब्राइट मिलती गई। और हमने ऐसा भी देखा डिफ्रैक्शन में हमें सेंटर में जो फ्रिंज मिलती है वो सबसे ज़्यादा विड्थ वाली और सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी वाली मिलती है, एंड सेकेंडरी जो हमें ब्राइट फ्रिंज मिलती है वो उसकी इंटेंसिटी अगर हम सेंट्रल से अवे जाते जाए तो वो डिक्रीज होती जाएगी। मीन्स सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की विड्थ एंड इंटेंसिटी इन कंपेयर टू ऑल द सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। एंड इफ वी गो अवे फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम देन द width and the intensity of all the secondary bright fringe will decrease। अब बच्चों ध्यान से सुनना, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स में को समझने के लिए सबसे पहले हमें फ्रेस्नेल डिस्टेंस क्या है उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। तो ध्यान से सुनना, फ्रेस्नेल डिस्टेंस एक ऐसा डिस्टेंस है स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का जहां तक लाइट उतने डिस्टेंस पे अगर हम स्लिट और स्क्रीन को रखें तो लाइट आने वाली लाइट जो लाइट नैरो स्लिट में से पास होगी वो डिफ्रैक्शन फिनोमिना नहीं दिखाएगी। तो वो जो डिस्टेंस है उसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, फ्रेस्नेल डिस्टेंस बोलेंगे। मुझे पता है आपको अब तक फील नहीं हुआ, तो इस डेफिनेशन को बच्चों हम बाद में देखते हैं। पहले फ्रेस्नेल डिस्टेंस को थोड़ा हम फील कर लेते हैं कि भाई फ्रेस्नेल डिस्टेंस क्या है। तो देखो यहाँ पे मान लो हमारे पास यहाँ पे एक नैरो ओपनिंग है, एक नैरो स्लिट है और उसके सामने हमने डी जितने डिस्टेंस पे कैपिटल डी जितने डिस्टेंस पे हमने क्या किया, एक स्क्रीन रख दी। ये हो गई स्क्रीन और ये हो गई हमारी स्लिट। और स्लिट है उसकी विड्थ क्या है, स्मॉल ए जितनी है। अब मान लो बच्चों यहाँ से आने वाली जो लाइट है, ध्यान से सुनना, अगर यहाँ से आने वाली लाइट अगर ऐसे आती है यहाँ से मिड पॉइंट से तो वह ऐसे ट्रैवल करती है, यहाँ से आती है तो वो ऐसे ट्रैवल करती है। ओके, हमने ऐसा देखा था। बच्चों हमें कुछ ऐसी पैटर्न मिली थी, यहाँ पे हमें सबसे ब्राइट और सबसे ज़्यादा विड्थ वाला सेंट्रल मैक्सिमा मिला था। ओके, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये वाला हमें मिला था सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फिर डार्क, फिर ब्राइट, यहाँ पे फिर डार्क, फिर ब्राइट। ओके, तो अब ध्यान से सुनना,
अगर बच्चों लाइट बैंड ना होती, ध्यान से सुनना, हुआ क्या, ये जो लाइट है सोर्स में से आने वाली जो लाइट है वो इस नैरो स्लिट के साथ स्ट्राइक की और अपने एक्चुअल पाथ से क्या कर गई, डेविएट कर गई। बच्चों अगर यहाँ पे एंगल थीटा जितना फॉर्म होता है तो यहाँ पे भी एंगल कितना फॉर्म होगा, थीटा जितना। अब ध्यान से सुनना, अगर इस स्लिट की विड्थ अगर ए जितनी है तो यहाँ से आने वाली लाइट मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच सकती थी, मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच सकती थी। और यहाँ से आने वाली लाइट, अब इफ़ यू टॉक अबाउट दिस कॉर्नर, तो यहाँ पे आने वाली लाइट मैक्सिमम यहाँ तक पहुँच सकती थी। बट बच्चों हुआ क्या, लाइट यहाँ से क्या की, बैंड हो गई। तो हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन ही ब्राइट दिखना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें ये वाला पोर्शन भी इल्यूमिनेट होता हुआ दिखा। तो बच्चों लाइट यहाँ से कितना डिस्टेंस, कितना ऊपर तक इल्यूमिनेट कर सकती थी, a/2 जितना डिस्टेंस, यहाँ पे भी कितना डिस्टेंस, a/2 जितना डिस्टेंस। मीन्स अगर इफ़ वी कंसिडर लाइट एज अ पार्टिकल नेचर, तो यहाँ पे जितनी स्लिट की विड्थ है उतना ही पोर्शन इल्यूमिनेट होता दिखना चाहिए था। पर हुआ क्या, ड्यू टू डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें यहाँ पे जो दिखने वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा वाइड मिला। अब बच्चों ध्यान से सुनना, तो हमें यहाँ पे क्या मिलना चाहिए था, तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसी पैटर्न मिलनी चाहिए थी। कैसी, कुछ ऐसी पैटर्न मिलनी चाहिए थी। अब बच्चों हमें पता है एंगुलर विड्थ इज इक्वल टू, हमने डिफ्रैक्शन पैटर्न में देखा था, एंगुलर विड्थ थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए। एंगुलर विड्थ क्या होती है, लैम्बडा बाई ए होती है। अब बच्चों ध्यान से सुनना, इफ़ वी टॉक अबाउट, अगर हम इस ट्राइंगल की बात कर लें, मान लो हमारे पास एक ऐसा सर्कल है, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा मिला, हमें यहाँ पे थीटा जितना एंगल मिला, आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, देखो यहाँ पे ये आपको आर्क जैसा दिखा ना, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या दिखा, आर्क जैसा दिखा, यहाँ पे आपको आर्क जैसा दिखा, और उसकी विड्थ कितनी है, यहाँ पे भी a/2, यहाँ पे भी a/2। डेट मीन्स कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो a जितना होना चाहिए, और ये वाला जो डिस्टेंस है जहाँ तक लाइट पहुँच सकती थी, तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ZF, डेट मीन्स फ्रेस्नेल डिस्टेंस। देखो यहाँ पे लाइट इतना डिस्टेंस तक स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, उसके बाद डिफ्रैक्ट होती है, उसके बाद क्या करती है, बैंड करती है। तो जितने डिस्टेंस तक लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, तो उतने डिस्टेंस को बच्चों हम क्या बोलेंगे, फ्रेस्नेल डिस्टेंस बोलेंगे। अब देखो ये वाला डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ZF होना चाहिए। ओके, चलो अब बच्चों ये वाला जो एंगल फॉर्म होता है वो प्लेन एंगल फॉर्म होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। सो थीटा इज इक्वल टू आर्क कितना है, ए जितना है, डिवाइडेड बाई रेडियस कितना है, ZF जितना है। यहाँ पे भी हमें थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए मिला, यहाँ पे हमें थीटा इज इक्वल टू ए बाई ZF मिला। बोथ इक्वेशन आर सेम, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। इफ बोथ इक्वेशंस आर सेम, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की लेफ्ट हैंड साइड अगर देखें तो दोनों इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हम राइट हैंड साइड को कंपेयर कर सकते हैं। देयरफॉर लैम्बडा बाई ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ZF, where ZF is the distance between slit to screen for which light propagate or light travel in a straight path। So यहाँ से हम फ्रेस्नेल डिस्टेंस को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ZF इज इक्वल टू a² डिवाइडेड बाई लैम्बडा। फ्रेस्नेल डिस्टेंस हमें क्या मिला, ZF इज इक्वल टू a² बाई लैम्बडा मिला। इतने डिस्टेंस तक
इतने डिस्टेंस तक, ये डिस्टेंस हमें मिला फ्रैक्शनल डिस्टेंस। इतने डिस्टेंस तक ये जो रे ऑप्टिक्स है वो वैलिड है। यहाँ से ZF डिस्टेंस के बाद की अगर हम बात करें तो होगा क्या, यहाँ से लाइट क्या करेगी, बैंड करेगी। मीन्स लाइट का कौन सा नेचर हमें कंसिडर करना पड़ेगा, वेव नेचर कंसिडर करना पड़ेगा। बिकॉज अगर लाइट पार्टिकल नेचर कंसिडर करें तो लाइट तो स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करती है, बट ड्यू टू डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें क्या शो करता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें ये शो करता है बच्चों, डिफ्रैक्शन फिनोमिना हमें ये शो करती है कि लाइट पार्टिकल नेचर नहीं है, लाइट तो वेव नेचर है। बट हम यहाँ पे कंफ्यूज हैं कि लाइट को वेव नेचर कब कंसीडर करें और लाइट को पार्टिकल नेचर कब कंसीडर करें। ध्यान से सुनना, अगर कोई ऑप्टिक ऑब्जेक्ट के साथ लाइट स्ट्राइक करती है तो अगर स्ट्राइक करने वाली लाइट की वेवलेंथ अगर जिस ऑब्जेक्ट के साथ वो स्ट्राइक करती है उससे बहुत कम हो गई तो लाइट उसमें से सीधी पास हो जाएगी। सो लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट पाथ। तब बच्चों हम लाइट को पार्टिकल नेचर कंसिडर करते हैं। और अगर बच्चों लाइट के पाथ में कोई नैरो ओपनिंग या तो नैरो स्लिट या तो कोई ऑप्टिक ऑब्जेक्ट आ गया तो लाइट अपने एक्चुअल पाथ से क्या करती है, बैंड होती है। तो लाइट को हम क्या कंसिडर करेंगे, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन एन ऑपिक ऑब्जेक्ट और नैरो स्लिट और नैरो ओपनिंग, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज कंपेरेबली सेम that of the dimension of slit, then we have to consider light as a wave nature. Okay, चलो ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल डिस्टेंस। तो बच्चों आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं बेस्ड ऑन वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स के रे ऑप्टिक्स कितने डिस्टेंस तक वैलिड है उसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 10.7। चलो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10.7 इलस्ट्रेशन नंबर 10.7। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में हमें इलस्ट्रेशन नंबर 10.7 गिवन है। फॉर व्हाट डिस्टेंस is ray optics is good approximation when the aperture is 3 mm, aperture is 3 mm wide and the wavelength is 500 नैनोमीटर। ओके बच्चों, अगर ये न्यूमेरिकल हमें क्या कहना चाहता है कि अगर 500 नैनोमीटर की लाइट अगर 3 mm वाइड और विड्थ 3 mm की विड्थ की कोई स्लिट को स्ट्राइक करता है तब
लाइट, तब फ्रैक्शनल डिस्टेंस क्या होगा, डेट मीन्स कब कितने डिस्टेंस तक लाइट अपने एक्चुअल पाथ से बैंड नहीं होगी, तो वो हमें फ्रैक्शनल डिस्टेंस फाइंड करना है। डेट मीन्स हमें फाइंड करना है वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स कब तक वैलिड है। तो हम फ्रैक्शनल डिस्टेंस की बात करते हैं सॉल्यूशन में। फ्रैक्शनल डिस्टेंस, चलो फिर से याद करो, फ्रैक्शनल डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने क्या लिखा, ZF इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्बडा। ओके, यही था ना, फ्रैक्शनल डिस्टेंस ZF इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई लैम्बडा। सो फ्रैक्शनल डिस्टेंस ZF इज इक्वल टू, चलो नीचे लिख लेते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टेंस ZF इज इक्वल टू ए क्या है 3 mm। तो बच्चों हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे ए को और वेवलेंथ को ऐसा यूनिट में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ए क्या है 3 mm का है, तो हम इसको mm में ट्रांसफ़र कर मीटर में ट्रांसफ़र करते हैं। सो 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर और उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वेवलेंथ ऑफ लाइट 500 नैनोमीटर। सो वी कैन राइट 500 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ मीटर। ओके, सो फ्रैक्शनल डिस्टेंस ZF इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 3 2 6, सो 10⁻⁶ मीटर का स्क्वायर, सो वो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब बच्चों देखो, 5 की जगह 5 एज इट इज़ हम लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाई, हम 500 में ये दो जीरो की बात की करें तो हम इसको 10⁻² लिख सकते हैं, और ये वाले को हम एज इट इज रखते हैं 10⁻⁹ मीटर। सो फ्रैक्शनल डिस्टेंस ZF इज इक्वल टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई, ये हो जाएगा 10⁻² - 9 तो -7, ऊपर जाके +7 हो जाएगा। सो 10 पावर और +7 -1 तो 10 हो जाएगा। सो यहाँ पे ZF इज इक्वल टू 9, डेट मीन्स 90/5। सो ZF इज इक्वल टू, अगर हम 90 को 5 से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो हमें आंसर मिलेगा 18 5 90, सो 18 मीटर। सो अगर हम 18 मीटर जितने डिस्टेंस की बात करें, तो तब तक इतने डिस्टेंस तक 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक इस केस में ये जो रे ऑप्टिक्स है वो वैलिड है। चलो, ऐसा ही एक दूसरा न्यूमेरिकल है हमारे पास, वो एक्सरसाइज में से है, तो वो भी देख लेते हैं। कौन सा वाला न्यूमेरिक, ओके, एक्सरसाइज 10.10, एक्सरसाइज का 10.10 है, वो भी इस बेस पे है। estimate the distance for which ray optics is good, good approximation, for an aperture of 4 mm and wavelength 400 नैनोमीटर। ओके, अगर 400 नैनोमीटर की लाइट, वेवलेंथ वाली लाइट अगर 4 mm विड्थ के और एपर्चर की कोई नैरो स्लिट को स्ट्राइक करती है, तो रे ऑप्टिक्स का कितने डिस्टेंस तक वैलिड है उसकी बात करते हैं। सेम बच्चों, ये वाला ही फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। हमें क्या करना है, 500 नैनोमीटर की जगह पे 400 नैनोमीटर और 3 mm की जगह पे हमें क्या यूज़ करना है, 4 mm। तो ये वाला
डायरेक्टली अब लेते हैं फ्रेजनल डिस्टेंस जेड एफ इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्बडा। सो फ्रेजनल डिस्टेंस जेड एफ इज इक्वल टू ए की बात की जाए तो 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर, सो वो मीटर में ट्रांसफर हो गया, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वेवलेंथ ऑफ लाइट 400 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ मीटर। ओके, हमने नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। Therefore जेड एफ इज इक्वल टू फ्रेजनल डिस्टेंस जेड एफ इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 4 सा 16 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ 2 सा 6 -6 और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, हम इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ मीटर। ओके, चलो। सो फ्रेजनल डिस्टेंस जेड एफ इज इक्वल टू, यहाँ से 4 और 16 कैंसल आउट हो जाएंगे, सो 4 4 सा 16, तो हमें आंसर मिलेगा यहाँ 4 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे 10⁻⁹ है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 10⁻⁷ हो जाएगा, वो ऊपर जाके 10⁻7 हो जाएगा, और 7 - 1 तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ऊपर से मीटर स्क्वायर और यहाँ से मीटर कैंसल आउट होके मीटर हो जाएगा। सो फ्रेजनल डिस्टेंस जेड एफ इज इक्वल टू 40 मीटर। बच्चों, ये केस में रे ऑप्टिक्स 40 मीटर जितने डिस्टेंस तक वैलिड होगा। तो बच्चों, अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पे हम हमारे वेव ऑप्टिक्स को यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।